नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूजीसी नेट के नज़रिए से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लेखक की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इस पूरे पाठ को मैंने शैली में तैयार किया है ताकि आपको बिंदु दर बिंदु वही बातें मिले जो परीक्षा में सीधे पूछी जाती हैं। अगर आप इस सामग्री का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पीडीएफ लिखकर बताइए, मैं आपको इसका पूरा नोट्स फॉर्मेट भेज दूंगी। चलिए शुरू करते हैं उस लेखक से जिन्हें यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है और जिनके योगदान को समझना हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। रामवृक्ष बेनीपुरी, जीवन वृत्त एवं रचनात्मक पृष्ठभूमि। प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें हिंदी जगत में प्रेमपूर्वक कलम का जादूगर कहा जाता है, का जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत स्थित बेनीपुर ग्राम में 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ माना जाता है। कुछ ग्रंथों, विशेषकर बेनीपुरी ग्रंथावली के प्रथम खंड में उनकी जन्मतिथि जनवरी 1902 भी उल्लेखित मिलती है, जिसे जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद दिखाई देता है। दूसरी ओर पंडित गौरीदत्त का आविर्भाव पंजाब प्रांत के लुधियाना नगर में एक प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण कुल में पौष शुक्ल द्वितीया संवत 1893 विक्रम अर्थात सन 1836 ईस्वी में हुआ था। गौरीदत्त की वंश परंपरा में उनके दादा पंडित नाथू मिश्र का विशेष स्थान था, जो अपने समय में एक तांत्रिक साधक एवं विद्वान के रूप में विख्यात थे। रामवृक्ष बेनीपुरी के पिता फुलवंत सिंह बेनीपुरी कृषक परिवार से संबंधित थे, किंतु बेनीपुरी जी के बाल्यावस्था में ही उनका निधन हो गया। पिता के असमय देहावसान के बाद उनके जीवन में आर्थिक व पारिवारिक संघर्ष अधिक गहरे हो गए। पिता के न रहने पर बेनीपुरी जी के देखरेख की जिम्मेदारी उनके मामा द्वारिका सिंह ने संभाली। वे उन्हें अपने साथ बेनीपुर गांव वंसी पचड़ा ले गए और यहीं से बालक रामवृक्ष का प्रारंभिक व्यक्तित्व आकार लेने लगा। कुछ वर्षों पश्चात वे अपने बहनोई के पास मुजफ्फरपुर आ गए। इसी नगर में उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट हाई स्कूल में विधिवत शिक्षा प्राप्त की। ये वही अवधि थी जब उन्होंने साहित्यिक झुकाव के प्रारंभिक संकेत देने शुरू कर दिए। 8वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा आयोजित हिंदी विशारद की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, जो उस आयु में एक अद्वितीय उपलब्धि मानी जाती है। बेनीपुरी जी के जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव पंडित मधुरा प्रसाद दीक्षित का पड़ा, जिन्हें वे सदैव अपना आदर्श गुरु मानते थे। पंडित दीक्षित ने विद्यालय की नौकरी त्याग कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अपनी गुरु की विचारधारा व त्याग से प्रेरित होकर बेनीपुरी जी भी औपचारिक पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में प्रवाहित हो गए। इस प्रकार उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा तक ही सीमित रह गई। रामवृक्ष बेनीपुरी का विवाह वर्ष 1915 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी महादेव शरण सिंह की सुपुत्री श्रीमती उमा रानी के साथ संपन्न हुआ। उमा रानी स्वयं भी वैचारिक रूप से सशक्त और प्रगतिशील रुझान वाली महिला थीं। बेनीपुरी जी का विशेष संबोधन प्यारे भाइयों और उनका विशिष्ट मुक्त मनोरंजक ठहाका सामाजिक व साहित्यिक सभाओं में अत्यंत प्रसिद्ध था। ये उनकी स्वाभाविक सरलता, आत्मीयता और जनसंपर्क क्षमता का प्रतीक माना जाता है। सन 1916 ईस्वी में बेनीपुरी जी की पहली रचना कानपुर से प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका प्रताप में छपी। ये उनका आरंभिक साहित्यिक पदार्पण था, जिसमें आगे उनके लेखन पथ को दिशा दी। बेनीपुरी जी विचारधारा के स्तर पर महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण से अत्यधिक प्रभावित थे। इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं के सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय ने उनके भीतर राष्ट्र सेवा का संकल्प गहरा किया। यही कारण रहा कि वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए। उन्होंने ये स्वप्न भी व्यक्त किया था कि भविष्य में गांधी जी के नाम पर एक महाविद्यालय स्थापित होना चाहिए। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने युवाओं को राष्ट्र चेतना से जोड़ने के उद्देश्य से युवक नामक पत्रिका प्रारंभ की। इस पत्रिका ने ब्रिटिश शासन की आंखों में खटकने वाले राष्ट्रवादी विचारों को मुखर किया, जिसके चलते उन्हें अंग्रेजी सत्ता की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और जेल भेज दिया गया। एक अवसर पर बेनीपुरी जी की पत्नी श्रीमती उमा रानी उनसे मिलने सिवान जेल पहुंची, किंतु परिस्थितियों वश मुलाकात न हो सकी। इस घटना ने उनके हृदय को गहराई से आहत किया और इसी भावावेश से उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास कैदी की पत्नी की रचना कर डाली। सिवान जेल ही उनके लिए एक प्रकार का सृजन केंद्र बन गया। यहीं उन्होंने अम्बापाली, माटी की मूर्तें जैसी कृतियों की रचना की। साथ ही उन्होंने नया आदमी नामक ग्रंथ का लेखन आरंभ किया, लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और ये पुस्तक अपूर्ण रह गई।
उनकी पहली कहानी कहीं धूप कहीं छाया भी इसी कालखंड में रची गई थी, जो बाद में उनकी कथा शैली की आधारशिला सिद्ध हुई। जेल में रहते हुए भी उनका साहित्यिक और संपादकीय कार्य रुका नहीं था। उन्होंने हजारीबाग 1930 और बाद में तूफान शीर्षक वाली कैदी पत्रिका का संपादन किया। ये कार्य ये सिद्ध करता है कि विपरीत परिस्थितियां भी उनके बौद्धिक ऊर्जा को रोक नहीं सकीं। बेनीपुरी जी ने कैंप जेल में ही महाविद्यालय की संकल्पना के अनुसार एक छोटे से शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। यहाँ विविध विषयों की शिक्षा के लिए लगभग 20 अध्यापक कार्यरत थे और बेनीपुरी स्वयं भी आचार्य की भूमिका निभाते थे। ये उनके शैक्षिक और संगठनात्मक कौशल का असाधारण प्रमाण है। अपने जीवन के संघर्षों पर वे अक्सर विनोदपूर्ण अंदाज में कहते, मेरे जीवन में हर दुर्भाग्य ने अंततः सौभाग्य का रूप ही लिया है। यदि माता पिता इतने शीघ्र स्वर्गीय न हुए होते तो शायद मैं आज भी बेनीपुर में भैंस चराता और घास छीलता। उनका ये कथन उनके आशावाद, आत्मबल और अद्वितीय मनोवृत्ति को दर्शाता है। साहित्यकार कलकर्तर सिंह केसरी ने बेनीपुरी के व्यक्तित्व को इन शब्दों में परिभाषित किया, बेनीपुरी तूफानों और भूकंपों पर सवार रहने वाले मनुष्य थे। बड़े से बड़ा संकट उन पर आए, वे मुस्कुराना नहीं भूलते थे। ये टिप्पणी उनके धैर्य, जुझारूपन और मनुशक्ति की प्रतीक है। बेगूसराय के एक कवि सम्मेलन में जब उन्होंने केदारनाथ मिश्र प्रभात और रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं सुनी तो वे अत्यंत प्रभावित हुए और भविष्यवाणी करते हुए कहा, समय के साथ ये दोनों कवि हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बनेंगे। उनकी ये अंकुर पहचानने की क्षमता बाद में 100% सत्य सिद्ध हुई। हास परिहास के प्रसंगों में वे अपने नाम का विनोदपूर्ण अर्थ बताते हुए कहा करते, राम वृक्ष यानी राम का पेड़, इसका मतलब हुआ तुलसी, इसलिए तुम लोग चाहो तो मुझे तुलसी भी कह सकते हो। ये उनके सहज, सरल, आत्मीय और विनोदी स्वभाव को उजागर करता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत 7 सितंबर 1968 ईस्वी को उनके ही जन्मस्थान बेनीपुर गांव में हुआ। राष्ट्रवादी संघर्ष, साहित्यिक साधना और जन सेवा से भरा उनका जीवन यहीं पूर्ण विराम को प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु ने हिंदी साहित्य को एक असाधारण रचनाकार से वंचित कर दिया। प्रख्यात साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने बेनीपुरी जी की लेखनी की प्रखरता को अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि उनकी कलम फौलाद उगलने वाली और मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली थी। ये टिप्पणी न केवल उनके लेखन की धार दिखाती है, बल्कि उनके वैचारिक साहस और सामाजिक प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करती है। बेनीपुरी जी की साहित्यिक चेतना जगाने में गोसाई तुलसीदास की कृति रामचरितमानस का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। वे मानस का नित्य पाठ किया करते थे और इसी काव्य ग्रंथ से उन्होंने कथा संरचना, चरित्र गठन और भाषा सौंदर्य की पहली प्रेरणा ग्रहण की। सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में भी उनका योगदान उल्लेखनीय था। वे उन प्रथम विचारकों में अग्रणी थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का नारा बुलंद किया। उनकी यह आवाज़ बाद में स्वतंत्र भारत के भूमि सुधार आंदोलनों की आधारभूत चेतना बन गई। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं: उपन्यास पतितों के देश में 1930, कैदी की पत्नी 1940, नाटक अम्बापाली 1940, विजेता 1943 से 55, तथागत 1948, नेत्रदान 1948 से 50, संघमित्रा सिंघल विजय 1948 से 50, सीता की माँ 1948 से 50, नया समाज 1951, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी भाषा अनुवाद एवं रेडियो रूपांतर, अमर ज्योति 1951, रेडियो रूपक गांव का देवता 1951 से 52, रेडियो रूपक रामराज्य 1951, पाटलिपुत्र अप्रकाशित कृति। कहानी संग्रह 1. चिता के कुल। यह बेनीपुरी जी का आरंभिक कहानी संग्रह है जिसका लेखन काल 1928 से 1930 माना जाता है, जबकि इसका प्रकाशन काफ़ी बाद में 1947-48 के बीच हुआ। इस संग्रह में उस दौर के सामाजिक संघर्ष, मानवीय त्रासदियाँ और ग्रामीण जीवन की गहरी संवेदनाएं एक यथार्थवादी शैली में उभरती हैं। 2. शब्दचित्र। 1. लाल तारा। यह संग्रह 1937 से 1939 के मध्य लिखित शब्दचित्रों का संकलन है।
कुल 16 शब्दचित्र इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें डुगडुगी शीर्षक से एक एकांकी तथा इनकलाब जिंदाबाद नामक महत्वपूर्ण लेख भी संकलित हैं। इस संग्रह में बेनीपुरी जी ने जनजीवन, सामाजिक तनाव और राजनीतिक चेतना को संवेदनशील दृश्य चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। 2. माटी की मूर्तें। इस शब्दचित्र संग्रह का प्रकाशन 1946 में हुआ। अधिकांश शब्दचित्र 1940 में लिखे गए थे। यह संग्रह ग्रामीण जीवन, लोक परंपरा और मिट्टी से उपजे मानवीय चरित्रों का आत्मीय और चित्रात्मक रूप देता है। 3. गेहूं और गुलाब। यह बेनीपुरी जी का तीसरा और अंतिम शब्दचित्र संकलन है, जिसका लेखन काल 1948-1950 माना जाता है। इसमें कुल 25 शब्दचित्र संकलित हैं। इन रचनाओं में एक ओर श्रमशील मनुष्य, गेहूं और दूसरी ओर सौंदर्य संवेदना, गुलाब की प्रतीकात्मक द्विविधता दिखाई देती है, जो लेखक की परिपक्व दृष्टि को दर्शाती है। 3. संस्मरणात्मक लेख। 1. मील के पत्थर। इस कृति का प्रकाशन 1956 में हुआ। इसमें कुल 15 संस्मरणात्मक और व्यक्तिपरक लेख संकलित हैं। यह संग्रह उनके जीवन में मिले महत्वपूर्ण व्यक्तियों, प्रसंगों और ऐतिहासिक परिस्थितियों का आत्मीय चित्र प्रस्तुत करता है। 4. आत्मकथात्मक लेख। 1. मुझे याद है। इसमें 25 संस्मरण शामिल हैं। इन संस्मरणों में बेनीपुरी जी ने अपने बचपन से लेकर 1955 तक के अनुभवों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। यह कृति उनके जीवन संघर्ष, पारिवारिक वातावरण और वैचारिक विकास की यात्रा को उजागर करती है। 2. जंजीरें और दीवारें। यह आत्मकथा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लेखक के जेल जीवन का वर्णन करती है। इसमें 1930 से 1945 तक के बीच ब्रिटिश काल में किए गए उनके कारावास के अनुभव दर्ज हैं। यह कृति उनके संघर्षशील, अडिग और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का प्रमाण है। 3. कुछ मैं, कुछ वे। ये संस्मरणात्मक पुस्तक मूलतः नई धारा में 35 वर्ष शीर्षक से खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसमें बेनीपुरी जी के बाह्य जीवन, सार्वजनिक गतिविधियों और आंतरिक व्यक्तित्व, भावनाओं, विचारों, संघर्ष दोनों का विस्तृत चित्र प्राप्त होता है। 5. यात्रा संस्मरण। 1. पैरों में बांधकर। यह यात्रा वृत्त 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 19 अप्रैल 1951 से 3 जून 1951 तक की विदेश यात्रा का दिन प्रतिदिन का विवरण है। लेखक ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि देशों की संस्कृति, समाज और वातावरण का अत्यंत सूक्ष्म अवलोकन प्रस्तुत किया है। यह विवरण डायरी शैली में लिखा गया है। 2. उड़ते चलो उड़ते चलो। यह कृति 1954 में प्रकाशित हुई। इसमें 20 मई 1952 से 19 जून 1952 तक की यूरोपीय यात्राएं संकलित हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव इसमें दर्ज है। यह संस्मरण तेज गति से बदलते विश्व को देखने वाली बेनीपुरी की तीक्ष्ण दृष्टि को दिखाता है। 3. नेपाल में। यह यात्रावृत्त बेनीपुरी ग्रंथावली भाग 4 में संकलित है। इसमें उनकी 3 नेपाल यात्राओं का विवरण शामिल है। प्रथम यात्रा 3 जनवरी 1955 से 25 जनवरी 1955। द्वितीय यात्रा 5 अगस्त 1955 से 15 अगस्त 1955। तृतीय यात्रा 30 अगस्त 1955। नेपाल की संस्कृति, समाज, पर्वतीय वातावरण और वहाँ के जनजीवन का सूक्ष्म चित्रण इस संस्मरण में मिलता है। साहित्यिक एवं वैचारिक निबंध। 1. हवा पर 1949। यह संकलन उन निबंधों का समूह है जो सामाजिक चेतना, मानवीय अनुभूतियों और समय के प्रवाह को गहन रूप में व्यक्त करते हैं। 2. मशाल 1949। इस पुस्तक में लेखक ने बौद्धिक संवेदना और विचारधारा के संघर्ष को प्रतीकात्मक रूप में मशाल के माध्यम से उद्घाटित किया है। 3. नई नारी 1949। स्त्री चेतना, उसके अधिकार, संघर्ष और स्वायत्तता का सम्यक परीक्षण प्रस्तुत करने वाला नारी विमर्शपरक निबंध संग्रह। 4. बंदे वाणी विनायको 1957। धार्मिक, दार्शनिक और मानवीय तत्वों को समेटे यह संग्रह व्यक्ति और समाज के आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। 5. अत्र तत्र मृत्युपरांत 1975। विविध विषयों पर लिखे गए निबंधों का ऐसा संकलन जो लेखक की वैचारिक परिपक्वता और दृष्टि संपन्नता को नई दिशा देता है। ललित निबंध। 1. सतरंगा आछो धुनज 1937 से 1939। 3 वर्षों में लिखे गए 10 सौंदर्य प्रधान ललित निबंधों का यह संग्रह भाषा की कोमलता, प्रकृति चित्रण और भावात्मक गहराई के लिए प्रसिद्ध है। जीवनी साहित्य।
1. शिवाजी 1925 महाराष्ट्र के महान योद्धा और राष्ट्रनायक शिवाजी के जीवन और व्यक्तित्व को सरल एवं प्रेरणादायक शैली में प्रस्तुत करने वाली जीवनी। 2. विद्यापति 1925 मैथिली कवि विद्यापति के काव्य, जीवन और भूमिका का संवेदनात्मक तथा ऐतिहासिक विवरण। 3. लंगट सिंह 1926 बिहार के महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन संग्राम और योगदान का सम्यक चित्रण। 4. गुरु गोविंद सिंह 1926 सिख पंथ के 10वें गुरु की वीरता, मानवता और आध्यात्मिक चेतना का प्रभावी अनुलेखन। 5. रोजा लक्सेमबर्ग 1943 जर्मनी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्त्री चिंतक का संघर्ष जीवन और विचारधारा का सजीव प्रस्तुतिकरण। 6. जयप्रकाश 1947 भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण की राजनैतिक यात्रा और नैतिक दृढ़ता। 7. कार्ल मार्क्स 1951 मार्क्स के जीवन चिंतन, भौतिकवादी इतिहास दृष्टि और समाजवादी विचारों को सरल भाषा में समझाने वाली जीवनी। 8. चांग काई शेक अप्रकाशित चीन के राजनीतिक इतिहास और चांग काई शेक की भूमिका को विवेचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास। ग्रंथ संपादन। 1. बिहारी सतसई की टीका 1925 लगभग 725 दोहों पर विस्तृत टीका व्याख्या प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण संपादकीय कार्य। 2. विद्यापति की पदावली 1925 267 चयनित पदों को सुव्यवस्थित रूप में संपादित कर विद्वत जगत के लिए उपलब्ध कराया गया। अनुवाद कार्य। 1. रविंद्र भारती रविंद्रनाथ टैगोर की लगभग 3 दर्जन कविताओं का भावानुकूल और भाषा सम्मत हिंदी रूपांतरण। 2. टूप्लिस अंग्रेजी रोमांटिक कवियों कीट्स, शेली, बायरन और वर्ड्सवर्थ की श्रेष्ठ कविताओं का चयनित अनुवाद। पत्र पत्रिकाओं का संपादन। 1. तरुण भारत 1921 साप्ताहिक सहायक संपादक के रूप में पत्रकारिता की सक्रिय शुरुआत। 2. किसान मित्र 1922 साप्ताहिक कृषक जीवन से संबद्ध विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास। 3. गोलमार 1924 साप्ताहिक सामाजिक विषयों को व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करने वाला पत्र। 4. बालक 1926 मासिक बाल साहित्य की सामग्री और संस्कारपरक लेखन पर केंद्रित। 5. युवक 1929 मासिक युवा चेतना, राष्ट्रवाद और प्रगतिशील विचारधारा का प्रवाह। 6. कैदी 1930 हस्तलिखित हजारीबाग जेल से संपादित स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला दुर्लभ पत्र। 7. लोक संग्रह 1934 कार्यकारी संपादक के रूप में सामाजिक सुधारवादी लेखन को प्रोत्साहन। 8. कर्मवीर 1934 राष्ट्रीय जीवन के विविध पक्षों को केंद्र में रखकर संपादित। 9. योगी 1935 साप्ताहिक आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक प्रश्नों पर केंद्रित। 10. जनता 1937 साप्ताहिक राजनैतिक घटनाओं और सामाजिक चिंतन का मंच। 11. तूफान 1942 हस्तलिखित जेल से संचालित यह पत्र क्रांतिकारी विचारों की धार को प्रखर बनाता है। 12. हिमालय 1946 मासिक शिवपूजन सहाय के साथ संयुक्त संपादन, साहित्य, आलोचना और संस्कृति पर आधारित। 13. जनवाणी 1948 मासिक आचार्य नरेंद्र देव के साथ संपादित समाजवादी चिंतन का महत्वपूर्ण मंच। 14. नई धारा और चुन्नू मुन्नू 1950 मासिक इन दोनों पत्रिकाओं में प्रधान संपादक के रूप में साहित्यिक विविधता और नवाचार का विस्तार। 15. जनता 1951 दैनिक संस्करण में जनता की आवाज़ और विचारों को स्वर देने का प्रयास। विभिन्न संस्थाओं से संबद्धता। 1. बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, संयुक्त मंत्री, प्रधानमंत्री तथा विभिन्न समितियों में सक्रिय भूमिका। 2. अखिल भारतीय हिंदी प्रचार संघ 1929 हिंदी के प्रसार और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कार्य में योगदान। 3. बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 इस दल के संस्थापकों में से एक जिन्होंने समाजवादी आंदोलन